देखिए, जो न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट आई है, उसके मुताबिक अंदेशा ये है कि लड़ाई दोबारा शुरू हो सकती है। उसकी वजह ये है कि अमेरिका का जो ऑब्जेक्टिव था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खोलने का, वो नहीं पूरा हो पा रहा है। अमेरिका के जो बाकी ऑब्जेक्टिव्स थे, वो गोल पोस्ट अपने चेंज करते रहे, तो वो अभी अमेरिका को कोई वो रास्ता नहीं मिल रहा, जिससे ये अपनी पब्लिक को और इंटरनेशनली ये दिखा सके कि अमेरिका की जीत हुई है। और इस केस में जीत सिर्फ अब ये मानी जाएगी कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाता है। अभी देखिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ना खुलने से अमेरिका को कोई ज्यादा नुकसान नहीं हो रहा है, क्योंकि उनके जो बेड़े हैं, उनके जो नेवल शिप्स हैं, वो तो वैसे भी पानी में ही रहते हैं, चाहे वो मिडिल ईस्ट में रहे, चाहे वो साउथ पैसिफिक सी में रहे, चाहे वो अटलांटिक ओशन में, उनको तो पानी में ही रहना है। तो इसलिए लेकिन ज्यादा जो नुकसान हो रहा है वो ईरान का हो रहा है, क्योंकि उनको जो अपना तेल, जो पहले इतना तेल जाता था स्ट्रेट हॉर्मुज से, वो नहीं जा पा रहा है। तो उनकी इकोनॉमी पहले से ही बदतर थी, अब और खराब होती जा रही है। तो मुझे लगता है कि दोनों ही पार्टीज अब डेस्परेट है। ईरान इसलिए डेस्परेट है कि उसकी इकोनॉमिक सिचुएशन दिन पे दिन खराब होती जा रही है, और अमेरिका इसलिए डेस्परेट है कि उसके बावजूद, उनकी हर कोशिश के बावजूद, ईरान जो है उनके साथ नेगोशिएशन उनकी शर्तों पे करने के लिए तैयार नहीं है। जो प्रपोजल डोनाल्ड ट्रंप साहब भेजते हैं, ईरान उनको रिजेक्ट कर देता है, और जो प्रपोजल ईरान भेजता है अमेरिका को पाकिस्तान के थ्रू, उसको डोनाल्ड ट्रंप साहब कहते हैं मैंने आधा ही पढ़ के उसको डस्टबिन में डाल दिया। तो अगर आप प्रपोजल्स को डस्टबिन में डाल देंगे और उनके ऊपर आप सोच विचार नहीं करेंगे, तो उससे तो यही जाहिर होता है कि आने वाले समय में लड़ाई दोबारा शुरू हो सकती है। वैभव जी। बिल्कुल सर, हम तैयारियों के बारे में भी सर पढ़ रहे थे कि अमेरिका अपनी तैयारियां अभी भी जारी रखे हुए है। जब युद्ध विराम के बारे में बातें हो रही थी, पाकिस्तान में सीजफायर टॉक चल रही थी, उस दौरान भी ऐसा नहीं था कि अमेरिका रुक गया था। उसने मध्य पूर्व में अपनी तैनातियों को वैसे ही जारी रखा। तो क्या हम मान के चले कि सिर्फ बीच में एक समय लिया गया है अमेरिका की ओर से, और फिर से वो युद्ध शुरू करने की मंशा उसकी पहले से ही थी? देखिए, मुझे नहीं लगता वैभव जी कि इस स्टेज पे डोनाल्ड ट्रंप साहब की युद्ध करने की मंशा है। उनकी मंशा तो ये है कि किसी तरीके से ईरान दबाव में आके या चाइना के थ्रू मैसेज पास करके, किसी तरह प्रेशराइज करके जो अमेरिकन की डिमांड है उनको मान ले और ये लड़ाई खत्म हो जाए। डोनाल्ड ट्रंप साहब इससे आगे नहीं लड़ना चाहते, क्योंकि उन्होंने ये लड़ाई लड़के देख ली है। उनको अभी तक कोई हासिल नहीं हुआ, बल्कि जो ऑलरेडी एक हासिल थी स्टेट ऑफ हॉर्मुज, जिससे जो है दुनिया का 90% जो है एनर्जी रिक्वायरमेंट जिससे पास होती थी, बल्कि इस लड़ाई से वो भी बंद हो गई है। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ऑब्जेक्टिव, अपने जो मिलिट्री ऑब्जेक्टिव थे या स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव थे, उनको तो हासिल किया नहीं, बल्कि एक प्रॉब्लम अपने लिए और पूरी दुनिया के लिए क्रिएट कर दी, वो है स्टेट ऑफ हॉर्मुज का खोलना या उसका बंद होना। तो जब तक ये, तो डोनाल्ड ट्रंप साहब की प्रॉब्लम ये है कि ना वो अपने मिलिट्री एसेट्स को वापस ला सकते हैं, क्योंकि अगर उनको वापस ले आते हैं तो इससे साफ इंडिकेशन है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ये लड़ाई हार गए हैं। और अगर वो वहीं पर रखते हैं और नेगोशिएशन की उम्मीद में है कि कहीं शायद कोई नेगोशिएशन हो जाए, अभी खबरें आई है कि पाकिस्तान के जो इंटीरियर मिनिस्टर है नकवी साहब, वो जो ईरान गए हैं और ईरान के ऑफिसर से और उनके इंटीरियर मिनिस्टर से बातचीत कर रहे आ रहे हैं। तो डिप्लोमेटिक जो चैनल्स हैं वो खुली हुई हैं। उम्मीद तो डोनाल्ड ट्रंप साहब को यही है कि शायद कोई लेवल पर नेगोशिएशन कामयाब हो जाए और ये लड़ाई बंद हो जाए। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब लड़ाई लड़ना नहीं चाहते, पर वो मजबूरी में है। उनको अगर दोबारा जंग शुरू करनी पड़ी तो वो उनको मजबूरी में करनी पड़ेगी, क्योंकि उनके पास फिर कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। वैभव जी। बिल्कुल सर, ट्रंप के चीन के दौरे को लेकर भी तमाम तरह की बातें की जा रही हैं। ऐसा कहा जा रहा था कि ट्रंप चीन में चाहते थे कि चीन का पूरा सहयोग मिले, चीन दबाव डाले ईरान पर, क्योंकि ईरान चीन की बात सुनेगा, दोनों सहयोगी देश हैं। लेकिन चीन ने ऐसा कुछ करने से इनकार कर दिया है। आपके पास ऐसी कोई जानकारी है कि ट्रंप को ईरान को लेकर चीन में उतना सहयोग नहीं मिला? देखिए, जो डोनाल्ड ट्रंप साहब, जो अगर ये जो 2 दिन की समिट हुआ है चाइना के प्रेसिडेंट और डोनाल्ड ट्रंप साहब के बीच में, इसमें चाइना का मेन मकसद था डोनाल्ड ट्रंप साहब को ये बताना कि हमारा जो सेंटर पॉइंट है वो है ताइवान।
हम जो है ताइवान के ऊपर कोई डिस्कशन नहीं चाहते। ताइवान को आप हथियार नहीं देंगे। ताइवान एक हमारा जो हिस्सा है और उसको देकर रहेंगे। और शी जिनपिंग ने बड़े आराम से, बड़ी तसल्ली से डोनाल्ड ट्रंप साहब को ये समझा दिया। और डोनाल्ड ट्रंप साहब इस बात को समझ गए हैं कि जो ताइवान है वो चाइना के लिए एक रेड लाइन है। इसलिए आप देखिए उसके बाद जो डोनाल्ड ट्रंप साहब के जितने भी बयान आए हैं ताइवान को मद्देनजर रखते हुए, वो सारे के सारे जो बयान है वो डिफेंसिव बयान है, वो ऑफेंसिव बयान नहीं है। जैसे डोनाल्ड ट्रंप साहब की आप हमने देखा है, डोनाल्ड ट्रंप जब 1.0 में भी और अब 2.0 में जिस तरीके से ऑफेंसिव लैंग्वेज यूज करते हैं, जिस तरीके से प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट देते हैं, वो इस 2 दिन के समिट में कहीं दिखाई नहीं दिया। ऐसा लग रहा था जैसे डोनाल्ड ट्रंप साहब को डरा के वहां पे भेजा गया है और डोनाल्ड ट्रंप साहब कोई बहुत बड़े दबाव में है। तो मुझे लगता है डोनाल्ड ट्रंप साहब गए थे। बाकी तो डेलीगेशन, उनका बहुत बड़ा डेलीगेशन था जिसमें बड़े बड़े सीईओज और बड़े बिजनेस लीडर्स थे। लेकिन उनका कुछ ना कुछ मकसद ये भी था कि किसी तरीके से बार्गेनिंग करके चाइना के साथ कि हम ताइवान के मामले में चुप रहेंगे, आप जो है ईरान को प्रेशराइज करो कि वो वार्ता को जो है टेबल पे आ जाए और टेबल पे जो है हमारी शर्तों को मान जाए। लेकिन मुझे उसमें लगता है उसमें शी जिनपिंग ने बहुत ही सही तरीके से, उन्होंने कोई कमिट नहीं किया। उन्होंने हाँ एक जनरल स्टेटमेंट दी है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज खुलना चाहिए और ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं होने चाहिए। उन्होंने ये नहीं कहा कि हम इंश्योर करेंगे कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाती है या हम इंश्योर करेंगे कि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन ना हो। तो शी जिनपिंग ने बहुत ही ठंडे बस्ते में रखी हुई बातें जो है करी है। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब को, मुझे लगता है डोनाल्ड ट्रंप साहब को इस विजिट में कुछ खास हासिल नहीं हुआ जिस मकसद से वो गए थे। वैभव जी। बिल्कुल सर। अभी हमारे यहाँ ब्रिक्स की समिट हुई है, उसमें हमने देखा सर कि ईरान और यूएई के बीच में थोड़ा सा टकराव देखने को मिल रहा है। खासकर यूएई और इजराइल की नजदीकियों की जब से खबर आ रही है, ईरान उसे पसंद नहीं कर रहा। क्या आपको लगता है कि मध्य पूर्व में युद्ध के बाद बहुत कुछ बदल रहा है अब? देखिए वैभव जी, आपको याद है कि नहीं है, लेकिन आप ही के चैनल पे मैंने ये कहा था कि जब ये युद्ध रुकेगा या यहाँ पे जो है स्टेबिलिटी आ जाएगी तो मिडिल ईस्ट का जो ऑर्डर है वो चेंज होगा। और उसमें मैंने कहा था कि कुछ देश है वो ईरान की जो वो अस्तित्व है, ईरान की जो आइडेंटिटी है उसको एक्सेप्ट कर लेंगे कि ईरान को बिग ब्रदर मान लेंगे। और कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जो कि इजराइल के साथ जुड़ जाएंगे। वो ही हमें देखने को मिल रहा है। खबरें ये है कि सऊदी अरेबिया और ईरान में के बीच में नॉन एग्रेशन पैक्ट साइन होना है कि ईरान जो है ना सऊदी अरेबिया के ऊपर हमला करेगा, ना सऊदी अरेबिया ईरान के ऊपर हमला। वो एक नई चेंज नजर आ रही है। दूसरी चेंज ये आ रही है कि यूएई के और इजराइल के जो संबंध हैं वो अब्राहम अकॉर्ड के बाद और ज्यादा मजबूत हुए। खास तौर पर ये ईरान, जब से ईरान के साथ लड़ाई हुई है, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर जो है नुकसान या जो मिसाइल्स और ड्रोन्स के अटैक हुए हैं वो यूएई के ऊपर हुए हैं। तो लाजमन बात है कि यूएई अपने डिफेंस के लिए इजराइल को उन्होंने अप्रोच किया। और इजराइल ने, खबरें ये भी है कि इजराइल ने अपना आयरन डोम भी जो है वहां पे डिप्लॉय किया, जिसकी वजह से ईरान नजर गुस्से में है और ईरान जो है ताबड़तोड़ हमले ईरान के ऊपर, इजराइल उसके यूएई के ऊपर कर रहा है, जो कि यूएई ने इसके खंडन किया है, कंडेम किया है। लेकिन ईरान को ये बात पसंद नहीं आई कि यूएई जो है इजराइल के साथ नजदीकियां उसकी बढ़ती जा रही है। जी बिल्कुल सर। अभी सऊदी अरब की कैसी भूमिका आपको नजर आ रही है? वो क्या चाह रहा होगा? एमबीएस क्या चाह रहे होंगे अभी, युद्ध हो या ना हो? देखिए एमबीएस तो पहले तो एमबीएस ये चाह रहे थे कि ईरान का जो है जो मिलिट्री कैपेबिलिटीज है, क्योंकि देखिए जितनी ये मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज है इनको ईरान से हमेशा खतरा रहा है, चाहे वो इनके प्रॉक्सीज के थ्रू हो। हौतीज जो है सऊदी अरेबिया को तंग करते थे, हौतीज जो है यूएई को तंग करते थे। उसके बाद जो हिजबुल्ला थे जो थे वो जॉर्डन और इसको इजराइल को तंग करते थे। इसी तरीके से बाकी जो इनके हमास हैं वो तो ये एक मिडिल ईस्ट के लिए ईरान एक विलियन के रोल में था, जो है डायरेक्टली इन्वॉल्व ना होके अपने प्रॉक्सीज के थ्रू, अपने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू हर मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में वो इंस्टेबिलिटी क्रिएट करने की कोशिश कर रहा था।
तो सऊदी अरेबिया तो एक कहते हैं कि सऊदी अरेबिया ने तो जो है डोनाल्ड ट्रंप को जो है उकसाया है कि वो ईरान के ऊपर हमला करे और ईरान की मिलिट्री कैपेबिलिटीज और इकोनॉमिक कैपेबिलिटीज को इतना तबाह कर दे कि आने वाले समय में ईरान जो है सऊदी अरेबिया के लिए खतरा ना बने। लेकिन जिस तरीके से ईरान ने रिटेलिएट किया और अमेरिका के हम ऊपर हमला ना करके अमेरिकन बेसिस के ऊपर हमला किया, और अमेरिकन बेसिस के ऊपर ही नहीं, जो सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर थे, जो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर थे, उनके ऊपर भी हमला करा, तो उससे सऊदी अरेबिया को और इनको सबको ये पता लग गया कि अमेरिका के अंदर इतनी काबिलियत नहीं है कि वो हर मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज को जो है डिफेंस, जो एयर डिफेंस है वो दे सके। तो इसलिए अब उन्होंने बेस्ट ऑप्शन उनको ये लगा कि इट इज बेटर कि हम ईरान के साथ अपने ताल्लुकात अच्छे करें और एक नॉन एग्रेशन पैक्ट करें ताकि आने वाले समय में ईरान हमारे ऊपर हमला ना करे। तो मेरे को लगता है सऊदी अरेबिया पहले ऑफेंसिव पोस्चर में था, अब डिफेंसिव पोस्चर में आ गया है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.